नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त सबसे बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। नवंबर के महीने में दिल्ली में कोरोना के केस में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, तो फिर मृत्यु दर भी अब चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो हर दिन कोरोना से 100 या फिर 100 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है। हरियाणा और एनसीआर के हालात और ज्यादा अच्छे नहीं हैं। खैर, बढ़ते कोरोना के बीच एक चिंता का विषय यह भी है कि अब कृषि कानून को लेकर के किसान संगठन ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसमें हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे कई राज्यों के किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में है। अब 26 नवंबर यानी कि गुरुवार को दिल्ली में घेराव का ऐलान भी हो गया है और किसान नेताओं की अगर माने तो हर गांव से किसान अपने ट्रैक्टर के साथ इसमें शामिल होगा। अब सरकार इस बार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 26 नवंबर को ही कर्मचारी संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है और इसलिए केंद्र और प्रदेश की सरकार के सामने दोहरी परेशानी है। आखिर कर्मचारी और किसानों को यह गुस्सा क्यों आ रहा है, किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने इसका रोड मैप मीडिया के सामने रखा। उनका कहना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जिनका ठहराव मूर्थल और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच की सभी तैयारियां पूरी है। 1 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये एक साझा प्रोग्राम है और देश के हर नागरिक का ये प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इसमें आय दोगुनी करने जैसी कोई बात नहीं है। किसान को कुचला जा रहा है और आज किसान के बच्चे और हर नागरिक इतने पढ़े लिखे हैं, जो इन्होंने कानून पास किया उसकी एक एक लाइन पढ़ के और समझ के इस आंदोलन को किया गया है। और ये आंदोलन खाली एक हरियाणा में ही नहीं, खाली पंजाब में नहीं, पूरे के पूरे देश में इसकी जागरूकता आ चुकी है और आपको 26-27 तारीख को पूरे देश में देखने को ये आंदोलन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी अब क्लियर से देखेंगे कि हर देश के शहर में, हर देश के गांव में ये आंदोलन खड़ा होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया जाएगा और बिल्कुल इस चैलेंज के साथ किया जाएगा, या तो सत्ता छोड़ो और नहीं तो किसान के हित में कानून पास। इधर नूह में भी दिल्ली कूच की रणनीति किसान संगठनों ने बनाई। उनका कहना है कि अलग अलग संगठन के लोग बड़ी संख्या में 26 नवंबर को पचगांव पॉइंट पर पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आज की जो सरकार है, इस सेंटर सरकार ने जो 3 काले कानून लेकर आई है, इनको ये सरकार या तो वापसी ले या इसमें थोड़ा सा करेक्शन करे। एमएसपी की बात है, मंडी खत्म होने की बात है। हमारा ये विषय है कि दिल्ली का घेराव हम करेंगे। एमएसपी की बार बार सरकार बात कहती है, तो उसका एक छोटा सा लफ्ज है कि उस पे एमएसपी के अलावा अगर खरीद होती है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए। किसान संगठन दिल्ली कूच को लेकर तैयार है। अब देखना यह है कि 26 नवंबर को कितने किसान दिल्ली में एंट्री कर पाते हैं या फिर उन्हें दिल्ली की सीमा से पहले ही रोक लिया जाता है। सोनीपत से सन्नी मलिक और नूह से कासिम खान, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया है कि जो किसान संगठन हैं वो अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दोहरी तरीके से जो चुनौती है वो सरकार के सामने है। एक तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है कर्मचारी संघ की तरफ से और ऊपर से अब किसान संगठन भी आंदोलन के मूड में है और पूरी तरह से इस बार फुल पैक प्लानिंग के साथ ये किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इस बात को कहते हुए भी नजर आए कि इस बार आर या पार होगा, वापस नहीं जाएंगे, जहां रोका जाएगा वहीं पर इसको लेकर के विरोध जताया जाएगा। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि कोरोना के काल में आंदोलन और हड़ताल आखिर कितना सही है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने किया कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी आंदोलन है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर नए कृषि कानून पर यह जो हंगामा हो रहा है वो कैसे और कब थमेगा, और दूसरा और अहम सवाल यह भी है कि आखिर बार बार आंदोलन पर ये किसान मजबूर क्यों हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज की बड़ी बहस के ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि बार बार आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं किसान। सवाल ये भी है, उसका रास्ता भी सरकार को ही निकालना है।
सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, उन सब के बीच में ये आंदोलन क्या जरूरी है और आंदोलन का रास्ता कैसे अख्तियार किया गया है, ये भी अभी आपने देखा जो किसान नेताओं की तरफ से बातें कही गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो कोरोना की चुनौती है, दूसरी तरफ चुनौती ये है कि आखिर किसान को कैसे सरकार समझाएगी, क्योंकि किसान अब इस बार आर पार के आंदोलन के मूड में है और रास्ता कैसे निकलता है ये भी देखना होगा, क्योंकि किसान इस बार पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस बात को भी वो स्पष्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी है और कैसे इसका भी जो हल है वो सरकार निकालती है ये भी देखना होगा। तो आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आज इस चर्चा की। कैसे देखा जाए, क्योंकि अब आप लोग तो जा रहे हैं पूरी तरीके से जो अपनी बात है उसको लेकर के, और साथ ही साथ आंदोलन की भी जो आप लोगों ने रूपरेखा है वो तैयार कर ली है, लेकिन कोरोना के केसेस भी हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से राजधानी दिल्ली में बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है राजेश जी आप लोगों के सामने? सर, जब किसान भूखे कगार पर खड़े हैं, सरकार हमारी सुनती नहीं है, तो इससे अच्छा कि सड़कों पे आके मरे, घर में तो नहीं मरे, क्योंकि सरकार ने हमारे सारे अल्टीमेटम को फेल कर दिया है। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आज जो किसान सड़कों पे आया है वो बिल्कुल तंग होने के बाद आया है, जिसने कि सारे चैनल क्रॉस कर दिए हैं। प्रशासन है वो मजबूर है, मुख्यमंत्री है वो मजबूर है, और जो सुप्रीम कोर्ट हमारी वो मजबूर है कि वो मोदी के सामने कोई अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है, किसानों को दुख दर्द समझने को तैयार नहीं है। किसान के जो 3 अध्यादेश थे वो मोदी जी ने लाए, उसमें किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, उन्होंने भी पूरा साथ नहीं दिया। तो आखिर में जो किसान मजबूर होके आज सड़कों पे उतरे हैं, और उनको कोरोना क्या, यमराज क्या, कोई भी हो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और हम अपना जो हमारा टारगेट है कि जब तक सरकार ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लेगी, ये काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे, सरकार को घेरे रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ रहेंगे, दिल्ली में घुस के रहेंगे। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम कार्य करेंगे। प्रवीण अत्रे जी, अब क्या जवाब है भाई? देखिए, किसान तो अब इस बार पूरी तरह से आर पार के मूड में है। अब इस बार तो राशन पानी लेके भी चल रहे हैं साथ में कि भाई जाएंगे नहीं, जहां रोक देंगे वहीं रुक जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। अध्यादेश का विरोध हो रहा है। कानून बन चुके हैं, इसलिए उनको अध्यादेश ना कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। और जो कानून बन चुके हैं वो किसानों के हित में है, ये बात लगातार चर्चा के अंदर हमने साबित भी की। दूसरी बात, हमने किसानों से अपील भी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की कि दिल्ली को कूच ना करें, क्योंकि जो राजनीतिक दल किसानों को झूठ के दम पे बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके झूठ की पोल लगातार खुल चुकी है। देखिए, विरोध कहाँ था कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। आयुष, आपने भी देखा कि एमएसपी पे लगातार खरीद हुई और मंडी सुचारू रूप से चल रही है। सरकार की तरफ से लगातार ये बात का आश्वासन दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडी बंद होगी। और 4 साल हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और लगातार एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है और आगे की एमएसपी भी घोषित हो चुकी है। तो जो विरोधी दल है उनकी झूठ की पोल तो वहीं खुल गई थी, और किसान इस बात को समझ भी चुके थे कि ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। देखिए, अभी किसान नेता एक बात कह रहे थे कि साहब किसान भूख की कगार पे है। इस बात को माननीय मोदी जी ने भी समझा कि किसान के साथ हमेशा से राजनीति होती रही। देखिए आयुष, वो राजनीतिक दल जो लगातार 70 साल से किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, और तो और अपना जो पार्टी का चिन्ह है, कभी 2 बैलों की जोड़ी, कभी हलदर किसान, कभी खेत जोता किसान, मतलब किसान को बरगलाने का हर वो फार्मूला अपनाया। किसान की वोट ले ली, किसान से वायदा किया, और किसान के हालात वहीं के वहीं। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि आयोग बनाया गया। कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसान को उसकी फसल के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए। 2006 की बात कर रहा हूं जब रिपोर्ट छाया हुई। केंद्र में कांग्रेस सरकार, प्रदेश में कांग्रेस सरकार। हालात ये कि हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब ने उनकी रिपोर्ट मानना तो दूर की बात,
जो मुआवजे की राशि रखी 6,000 रुपए प्रति एकड़, जबकि रिपोर्ट में कहा गया था 10,000 रुपए प्रति एकड़ होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार आती है तो वो उस रिपोर्ट से भी आगे जाके 12,000 रुपए प्रति एकड़ किसान का मुआवजा कर देती है। उदाहरण एक और दूंगा, आपको याद होगा जिस वक्त माननीय मोदी जी ने ये बात की घोषणा की कि किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, किसान मानधन निधि, सम्मान निधि या जो सब्सिडीज है, उस वक्त भी विपक्ष ने कितना हल्ला मचाया था, आपको याद होगा। विपक्ष ने कहा किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान अनपढ़ है, किसान को पता नहीं है। और आज स्थिति ये है कि वो डीबीटी योजना के तहत 1,72,00,000 करोड़ रुपया देश के अंदर बच रहा है हर साल, जो उन नेताओं की जेब में जाता था जिन्होंने लूट मचा रखी। लेकिन प्रवीण जी, इसका क्या जवाब है भाई? ठीक है, देखिए ये बात तो ना बजरंग दास गर्ग जी ने कही, ना अमनदीप केसरी जी ने कही, राजेश दहिया जी कह रहे हैं ना भाई किसान नेता हैं, ये उनको समझाइए ना, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है आपसे? मैं बताता हूं, उनके सामने आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। मैं बताता हूं, वो थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। इन्होंने कहा उदाहरण के तौर पे, इन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा, दहिया जी एक बार जरा जवाब ले लेता हूं मैं, दहिया जी में एक बार जवाब ले लेता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए आयुष, अब क्या हो रहा है, किसान के नाम पे राजनीति होती रही, लेकिन किसी ने भी किसान को सक्षम बनाने का विचार नहीं किया, किसान को आत्मनिर्भर करने का विचार नहीं किया। आ रहा हूं बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास आ रहा हूं। अत्रे जी की बात बस कंप्लीट हो जाए, अत्रे जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें। एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, भैया जी को भी समझ में आएगी। एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो कृषि उत्पाद मार्केट में 100 रुपए का बिकता है, किसान की जेब में मात्र 23 रुपए आते हैं। मतलब 77 रुपए जो है वो बिचौलिया खा जाता है, थोक व्यापारी खा जाता है, रिटेलर खा जाता है, मतलब उनकी पॉकेट में चले जाते हैं। अब जो ये बिचौलिया है यहाँ पे, इस बिचौलिए का पैसा भी किसान की जेब में चला जाए, ये व्यवस्था इन 3 बिलों के जरिए मोदी जी ने की है। हम चाहते हैं कि जो किसान को 23 रुपया मिलता है उससे ज्यादा किसान को मिलना चाहिए। वो जो बिचौलिया है जो किसान के हक को खाता है, वो पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए। इसलिए ये 3 बिल आए हैं। और ये प्रवीण जी, अगर ये पैसा जा रहा होता तो मुझे लगता है राजेश दहिया जी आज यहाँ नहीं बैठे होते, ना ये लोग विरोध करने जा रहे थे। कुछ तो दिक्कत हो रही है, तभी ये किसान नेता सड़कों के ऊपर है। ठीक है, अत्रे जी मैं आऊंगा, एक बजरंग दास गर्ग का भी मैं कमेंट लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ अत्रे जी, ठीक है, आप अगले अंक में जवाब दीजिएगा। बजरंग दास गर्ग जी, आयुष जी, दहिया जी मैं आऊंगा, एक एक करके मैं सबका कमेंट ले लूं। दहिया जी मैं आपके पास आऊंगा। बजरंग दास गर्ग जी, जिस प्रकार सरकार ने कोरोना महामारी के अंदर जल्दबाजी के अंदर ये 3 कृषि संबंधित बिल कानून जो बनाया है वो किसी प्रकार उचित नहीं है। अगर इतना बढ़िया ये कानून होता तो देश प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, यहां तक कि आड़ती सड़कों पर नहीं होता। ये कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है, आड़ती विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे साथी अत्रे जी ने कहा बिचौलिया कौन होता है? इनकी एक साजिश है, किसान और आड़ती को बिठा दो, भाई को भाई से लड़ाई करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लो। जहां तक कि ये बड़ी कंपनियों को, अमानी अडवाणी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया। जहां तक कि आप देखोगे मंडी के अंदर कोई फसल आएगी, सब्जी आएगी, फल आएगी तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के गेट के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर अनाज बिकेगा, फल बिकेगी, सब्जी बिकेगी, तो उस पर मार्केट फीस नहीं है। इनकी पूरा एक साजिश के तहत कि मंडियां बंद करनी है, मंडियां बर्बाद करनी है। दूसरा, किसान की फसल सीधा खेतों में बड़ी बड़ी कंपनी वाले मालिक औने पौने दामों में खरीदेंगे। ये कहते हैं एमएसपी। भाई एमएसपी आप खत्म करने नहीं जा रहे, तो हम मान लेते हैं। तो तकलीफ क्या सरकार को? एक चौथा देश लिया है, उसमें एक लैंड तो डालनी है कि किसान की हर फसल एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे, एमएसपी में खरीदेंगे और मंडी के आड़तीसों माध्यम से खरीदेंगे। क्या तकलीफ है जब आप 3 कानून ला सकते हो? 3 अध्यादेश लाए, उसको अपने पास कर लिया, या उसमें एक लैंड डाल देते, या नया चौथा अध्यादेश ले आते। कहते हैं हम अतेशी हैं, किसानों के ऊपर इन्होंने पीपली के अंदर लाठी चार्ज करी, भगा कर पिटा और उल्टा
जो पुलिस कर्मचारी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय किसान नेताओं पर पर्चे दर्ज कर दिए। जब बीच में फिर आंदोलन किया, फिर झूठे पर्चे दर्ज कर दिए। 26 चलिए गर्ग साहब, मैं इस बात का तो जवाब ले लूंगा। अत्रे जी हैं, अत्रे जी इस बात का जवाब देंगे, वो जवाब देना भी चाह रहे हैं। लेकिन गर्ग साहब एक बात राजेश दहिया जी ने भी कही, उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सरकार से नाराज है, विपक्ष ने भी उनका सही तरीके से साथ नहीं दिया है, वो इसका ये आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। गर्ग जी, इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहां कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बात है, खुले तौर पर किसान के साथ है। जो आंदोलन हुआ कृषि आंदोलन के ऊपर, जो 3 अध्यादेश के ऊपर सैकड़ों बार हमने धरने प्रदर्शन किए, जहां भी किसानों के आंदोलन थे, हर आंदोलन में हमने उनका सपोर्ट किया, हर धरने के अंदर किए। कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय नहीं, ये तो मैंने भी देखा भाई, आप लोगों ने किया, लेकिन अब भाई किसान नेता नहीं समझ रहे थे, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया। हो सकता है कि भाई उनको कुछ और मैसेज गया हो, इसलिए जरूरी था। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अमनदीप जी, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब किसानों का भी आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी कर्मचारी संघ की तरफ से है। क्या मान रहे हैं कि कोरोना काल के बीच में सारी हड़ताल ये सही है, या फिर इसके क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? आपका पहला कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। जी आयुष जी, देखिए, अगर इसको कोरोना से, इन सारी समस्याओं को कोरोना से कंपेयर किया जाए और ये कहा जाए कि कोरोना है, ठीक है, कोरोना बिल्कुल अपनी जगह है, सावधानी सबने बरतनी है, लेकिन जो समस्या किसानों के आगे, जो समस्या कर्मचारियों के आगे, जो समस्या व्यापारियों के आगे है, तो उनके लिए तो ये है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है जी। तो मुझे लगता है कि किसान ये प्रण लेकर के कि चाहे कोरोना से वो मर जाए, लेकिन अपने हक की, वो अगर ये कोरोना के डर से घर बैठे रहेंगे तो उनको पता है कि ये जो डेथ वारंट है उससे वो खुद ब खुद मर जाएंगे, कोई बीमारी का नाम भी नहीं आएगा। तो इसी वजह आप देखिए ना कि क्यों कोई आदमी अपनी जान पर खेलना चाहता है। सबको अपनी जान प्यारी है, इससे तो आप भी सहमत होंगे जी। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है और उनके लिए जीने मरने का सवाल है, तो तभी तो कोरोना के डर के बावजूद भी जो है धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात ये है कि सरकार बजाय उनसे बात करने की, देखिए आप ये कानून की बात साइड में रख दीजिए, परवीन अत्रे जी से सिर्फ 2 बातें करिए कि क्या आपने किसानों से डायरेक्ट बात करी, उनसे सुझाव लिया? अभी वो सरकार जो है उनके विपरीत उनको दुश्मन बनाना चाहती है, जानबूझकर ना तो उनसे बात कर रही है, उनको और परेशान कर रही है, उनको उकसा रही है। ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए कि इस समय में आपको उनको उकसाने की बजाय उनसे बैठकर बात करे। उनसे जितनी बार भी किसान प्रतिनिधि दिल्ली गए, उनकी बात सुननी तो दूर के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सारी बातें इनकी मान ले जाती हैं जितनी प्रवीण अत्रे, केवल एक चीज किसान मांग रहे हैं कि अगर एमएसपी वही रहेगी तो वहां उसका कानून बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? आप इतनी बड़ी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो बहुत सख्त निर्णय लेने में सक्षम है, तो कानून बना दीजिए, इतनी सी तो मांग है। आप भी तो कह रहे हैं ना कि एमएसपी वही है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी होगी, उसके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके नहीं आए, तो इसलिए किसानों को उनकी बातों में यकीन नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि केवल एमएसपी का कानून बना दीजिए। क्या ये भी सरकार नहीं करना चाहती? उस पर कोई बयान तो दीजिए, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है, उनको उकसा रही है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ, ताकि वो मजबूर हों और सड़कों पर उतरें। ये सवाल सरकार से करना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, चल अमनदीप जी आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन राजेश जी से मैं एक सवाल पूछता हूं। राजेश जी, प्रवीण जी भी यही बात कर रहे हैं और सरकार की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ये आप लोगों के हित में है कानून, आप लोग कह रहे हैं कि आपके हित में नहीं है, विरोध आप लोग कर रहे हैं, और अब जा रहे हैं तो दिल्ली तक कूच भी आप लोग कर रहे हैं। क्या इसमें दिक्कत है? क्योंकि बार बार जब मैं सवाल पूछता हूं तो सरकार कहती है कि आपके पक्ष में है, आपके हित में है, और आप लोग विरोध कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट करें दहिया जी। सर अत्रे जी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि किसानों को इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हमारी जो भूमि अधिग्रहण नीति थी उसमें किसानों ने मिलके उसमें अमेंडमेंट करा के और 24 का एक कानून बनवाया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम यहाँ पे हमारा दिल घुट रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी थी, उसके बाद हमारे किसानों ने कानून में वो अपील फाइल की कि ये जो जस्टिस है जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया है इसको चेयर में न रखा जाए,
तो उसने अपने पास केस रख के हमारे खिलाफ कानून पास करा, तो इस सरकार पे हमारा क्या विश्वास होगा। अब ये कहते हैं अध्यादेश नहीं, कानून बन चुका है। हम भी इस इंतजार में थे, ये कानून नहीं बने, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो। आज ये कानून बना के हमें, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने हमें हुकूमत करी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ऐसे ही ये जो अदानी अंबानी है, इसकी कंपनी जो आई हुई है, उसमें मोदी सरकार के साथ मिलकर हमें किसानों को बेच दिया गया है। आज ये कहते हैं, अत्रे जी कहते हैं बीच में मीडिएटर खत्म हो जाएगा। अरे मटर हमारे यहाँ 20-30 रुपए किलो बिकती थी किसान की, अब 320 रुपए किलो बिकी है। तो 300 रुपए किलो का मार्जिन किसने खाया है? जो बिचौलिया है बीच में, जो होर्डिंग करते हैं। सरकार ने यह अध्यादेश कानून जो बनाया है, इसमें कर दिया कि आप कितना भी स्टॉक करो, जितना आपके पास पैसा हो। किसान के पास पैसा नहीं है तो स्टॉक कौन करेगा? अडानी अंबानी करेंगे। सरकार के जो चहेते वो स्टॉक करेंगे, वो हमारी 20 रुपए की चीज को हमें 320 रुपए में बेचेंगे। अब रही बात है गेहूं फसल की, ये आप कहते हैं एमएसपी, हमें एमएसपी का कानून ही चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं बनाते एमएसपी पे? जो एमएसपी का जो कानून होगा वो बन जाए और उस पर जो गलत करे उसको सजा मिले। इसमें इनको क्या दिक्कत करने के अंदर? अत्रे जी ज्यादा कानून बताते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, मैं हर एग्जाम्पल दे देता हूं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम किसान हैं, हम किसी सरकार से डरने वाले नहीं है। ठीक है, इन्होंने पीपली हम पे लाठी चार्ज किया था, हम पिट के आगे थे, फिर भी हमने वहां अपना काम पूरा किया, हमारी रैली हुई है। आज ये हमें दिल्ली कूच करेंगे, हमें रोक के दिखाएंगे, अगर रोकेंगे हम गुरिल्ला युद्ध करेंगे, फिर भी दिल्ली पहुंचेंगे, और अगली बार जो सरकार होगी उसमें सरकार के पैर उखाड़ के फेंक देंगे। ये नहीं है कि हम पे, अरे अंग्रेज थे ना, ये तो अंग्रेज से बुरी सरकार होगी है, हम मोदी पे क्या विश्वास करें? आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा अत्रे जी ने तो ठीक है। भैया जी, किस किसान यूनियन से आप बताइएगा जरा एक बार, मैं जवाब देता हूं आपको। आप किस किसान यूनियन के नुमाइंदे हैं? आयुष जी, हाँ बताएं। अरे हम संघर्ष समिति, किसान आरक्षण संघर्ष समिति के हमारे किसान नेता है, किसान यूनियन के लीगल स्पोक्सपर्सन है। आप किस किसान ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं वो बता दीजिए एक बार, फिर मैं आपको जवाब। अरे यार, किसान यूनियन अंबावती लगा लो। हम जो किसान यूनियन जो टिकट, अब सुनिए, अब मैं बताता हूं आपको। ऐसा है अत्रे साहब, आप कहां से बिलोंग करते हैं आप ये बता दो। मैं आपको जवाब देता हूं। अब सुनिए आप जरा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें हो रही हैं। एक बात तो जो तीनों लोगों ने, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, चाहे ये जो किसान नेता यहाँ पे बैठे हैं, तीनों ने एक बात कही कि साहब आप क्यों ना एमएसपी को कानून बना देते। देखिए आयुष, राजनीति कहाँ हो रही है। 3 कृषि बिल जो हैं, वो कृषि बिल क्या है? एपीएमसी के अंदर अमेंडमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल और एसेंशियल कमोडिटी बिल, जिसके अंदर एमएसपी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका एमएसपी से संबंध नहीं है। एमएसपी की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो व्यवस्था एज इट इज है, सरकार ने उसको छेड़ा नहीं। सरकार कह रही है वो व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, इन बिलों से उसका कोई संबंध नहीं। उसके बावजूद बार बार के साहब आप इसको कानून क्यों नहीं बनाते, आप कानून क्यों नहीं बना देते? अरे बजरंग जी रुकिए जरा, रुकिए आयुष, आप इनको चुप कीजिए, मैं आराम से बोलूंगा मैं इनकी कथा। ठीक है, बजरंग दास जी, गर्ग साहब, गर्ग साहब अपना विरोध आप बिल्कुल दर्ज करिएगा। अगर अत्रे जी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको करेक्ट करिएगा, लेकिन जब मैं आपको समझ दूंगा। गर्ग साहब ऐसे समझ में नहीं आता है। गर्ग साहब, ना आपकी बात समझ में आती है ना प्रवीण जी की। ठीक है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपके पास ही आऊंगा। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि साहब मोदी जी ने कहा था कि किसानों के दिन अच्छे आएंगे, आमदन दुगनी होगी। अब मैं बताता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, और इनको समझना चाहिए इस बात का, बजाय राजनीति करने के, खास तौर पे जो किसान नेता यहां बैठे हैं। 2014 तक इस देश के अंदर एमएसपी के ऊपर जो धान खरीदा जाता था आयुष, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने खर्च किए 2 लाख करोड़ रुपए। 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई और एमएसपी पे जब धान खरीदा गया 4.95 लाख करोड़, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। ये पैसा किस चीज में गया? किसान का ही धान बिका ना, वो एमएसपी पे खरीदा गया। अब मैं बताता हूं, गेहूं, जब कांग्रेस सरकार थी, जो गेहूं खरीदा गया वो खरीदा गया मात्र 1.68 लाख करोड़। मोदी जी की सरकार ने आते ही क्या किया? 2.97 लाख करोड़, मतलब 2 गुना कर पैसा खर्च किया एमएसपी पे। किसकी जेब में गया? किसान की जेब में गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, दलहन पे मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया था कांग्रेस सरकार ने। मोदी जी ने आते ही उसको 75 गुना 49,000 करोड़ रुपया खर्च किया एमएसपी के ऊपर। ये किया मोदी जी ने। लेकिन किसान नेता और ये राजनीतिक दल बैठ के जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को भड़कलाने की, मतलब हो क्या रहा है?
केवल एक बात। लेकिन अत्रे जी ये सवाल तो बड़ा वैलिड है ना भाई। देखिए ठीक है, आपने कहा कि आपने एमएसपी को छेड़ा नहीं, जैसा था पहले एज इट इज था, लेकिन आप नए कानून लेकर आए तो उससे भय ये है कि भाई अगर कोई कम पे भी खरीद ले तो उसका चेक एंड बैलेंस आप कैसे करेंगे भाई? एक ले आइए, इंश्योर हो जाएंगे, ये इंश्योर हो जाए कि हाँ एमएसपी से कम अगर कोई खरीदेगा तो आप उसको उठा के जेल में डाल देंगे। यही तो सबसे बड़ा विरोध है ना। नहीं आयुष सुनिए, देखिए ऐसा है, जो मंडी बोर्ड जिसका जिक्र बार बार यहाँ होता है, किसान नेता शायद ये जानते होंगे कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे, अंग्रेजों ने आके मंडी बोर्ड की व्यवस्था की, किसानों को बांध दिया था कि किसान केवल मंडी में जाके ही अपनी उपज बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। मोदी जी ने एक पैरेलल व्यवस्था दी किसान को कि मंडी में तो आप बेच ही सकते हैं, वहां पे आपको एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा बाहर भी आप अपनी उपज बेच सकते हैं। अगर आपको बाहर कोई ज्यादा पैसे देता है आप उसको बेच दीजिए, वरना मंडी में एमएसपी आपके पास है, आप जाके एमएसपी पे बेचिए। वो व्यवस्था तो पैरेलल खड़ी है। किसान के पास पहले एक व्यवस्था थी, मोदी जी ने उसको दो व्यवस्था में बदल दिया। किसान के पास दो ऑप्शन है और इनको वो दो ऑप्शन पसंद नहीं आ रहे हैं। कारण ये है कि जो किसान सशक्त होगा, इन लोगों की राजनीतिक दुकान त्यों बंद होगी। आपने ये बिहार चुनाव में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा, कांग्रेस मात्र 2% वोट ले पाई। आपने गुजरात में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जहां बाई इलेक्शन हुआ ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, क्या किसान वहां नहीं है? अत्रे जी भाई, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसान फिर भी तो हैं इतना सड़कों पर, अभी जब कूच करेंगे बैठेंगे आकर के तो भाई वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका हल निकालना पड़ेगा आपको। अत्रे जी जो बात इतनी सरल तरीके से आप मुझे समझा रहे हैं, ये किसान लोग समझ जाए बस। समझ में आई बात? मुझे तो समझ में आ रहा है भाई, किसान क्यों नहीं समझ रहा है? नहीं, किसान भी समझ रहे हैं आयुष। ये आपने बड़ौदा उपचुनाव में देखा जिस तरह से हमारे वोट बढ़ के आए। आयुष देखिए, बड़ौदा जो है पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है, बहुतायात के अंदर किसान है। अगर किसानों को समझ ना आया होता, किसान अगर इनके दुष्प्रचार में फंस जाते तो क्या हमारा वोट बढ़ के आता? हमारा वोट तो पहले से भी कम हो जाता। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात मुझे लगता है फिर ज्यादा समझ गए प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि जीत तो भाई कांग्रेस ही गई ना वहां पर, इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस का स्टैंड ज्यादा मजबूत हो गया। चलिए अत्रे जी, आप बजरंग दास गर्ग जी की बात को सुनेंगे। अत्रे जी अब बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग जी नहीं, अगर फैक्टर हो जाता है। मैं एक बात तो अत्रे जी के मैं इस बात का कमाल करके मानता हूँ, ये हार को भी जीत में बदलते हैं। बड़ौदा के अंदर पूरी तरह हार जाए, 70,000+ के वोट थे। चलिए गर्ग साहब, लेकिन आपकी जो आपत्तियां थी मैं चाहूंगा जरा उस आपत्तियों पर आ जाते हैं। अब ठीक है, बड़ौदा का चुनाव हो गया, बड़ौदा का चुनाव हो गया, चुनाव से बाहर आते हैं भाई, किसानों की बात करते हैं। गर्ग जी आपकी आपत्तियां थी प्रवीण जी की बात पर। सुनिए, इन्होंने एक बात कही, तीन कृषि कानून जो बने इन्होंने बनाया, इतना लंबा चौड़ा बना लिया, उसमें एक लाइन डालने में कोई तकलीफ थी क्या? किसान की एमएसपी खरीदेंगे, किसी रोका था क्या? ये सिर्फ आप बोलो मत, मुझे बोलने दो। पहला वो कोई व्यवस्था नहीं है ये। नहीं अत्रे जी ठीक है, चलिए गर्ग जी से मैं समझ लेता हूँ। गर्ग जी क्योंकि इन सारी चीजों से जुड़े भी हुए हैं, गर्ग साहब मुझे ये बता दीजिए मोटे तौर पे, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं थोड़ा वो भी समझ लेंगे। मुझे ये बताइए, क्योंकि एमएसपी पर तो अभी भी खरीद हो रही है, सरकार कह रही है कि उसने एमएसपी को नहीं छेड़ा है। इस नए अध्यादेश, इस नए कानून से आपको क्यों लग रहा है कि ये जो एमएसपी की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी? थोड़ा सा ये कैलकुलेशन क्या है, मैं भी चाहूंगा थोड़ा बताएं गर्ग साहब। मैं आयुष जी मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, ये कानून किस लिए बनाया गया। जब आलू की परचेज होती है, आलू का जब फसल आती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आलू को 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए, मैक्सिमम 5 रुपए तक खरीद कर उसका स्टॉक करते हैं। उसके बाद आलू 50 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए किलो बेचते हैं। इसी अरे छोड़ो अपने, अरे तू अत्रे जी सुनो मेरी बात, आप बोलो नहीं चमन्नी खुद हो सरकार ठंडी सुनो अत्रे जी, ये आयुष जी इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। चलिए अत्रे जी भाई आप शांत हो जाइए, चुप कराओ इसको, गर्ग साहब की बात ठीक है। अत्रे जी ठीक है, अब आप करेक्ट करिएगा। अत्रे जी अब आप करेक्ट करिएगा, अभी इनकी बारी है, अभी गर्ग जी की बारी है। गर्ग जी मैं आपको मैं जमीनी, ये लोग तो उड़ते हैं, मैं जमीनी तौर पे 40 साल से इस काम के अंदर जुड़ा हूँ। जहाँ टमाटर की बात ले लो, टमाटर ये 4, 5, 6 रुपए खरीदते हैं, स्टॉक करके 60, 80 रुपए किलो बेचते हैं। गोभी 2 रुपए किलो खरीदते हैं,
100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए किलो गोभी बेचते हैं, 400 रुपए किलो धनिया। इनकी स्कीम क्या है? किसान की फसल एडवांस में खेतों में खरीदे, इनको एक एग्रीमेंट कर ले, उसकी किसान की फसल लेकर। नहीं, लेकिन गर्ग साहब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, एमएसपी कैसे? भाई अभी भी तो एमएसपी पर खरीद रही है ना सरकार, कोई भी फसल एमएसपी पर तो सरकार खरीद रही है। अब एक ऑप्शन किसान को और मिल गया है कि वो जहां चाहे उसको जहां ज्यादा दाम मिले वहां बेच दे, तो ये एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? क्यों आपको लग रहा है खत्म होगा? मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूं गर्ग साहब। आयु जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज भी ऐसा ही कानून था, पहले भी ऐसा कानून था, कोई भी किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है। पहले कोई फेरबदल थोड़ी हुआ है, फिर झूठ बोल रहे हैं भाई, पहले कानून में लोग, लेकिन किसान का आड़ती का आंदोलन हुआ, जहां इन्होंने कहा भी हमने धान खरीदा, धान को खरीदने के लिए किसान अपना धान बेचने के लिए एक महीने तक मंडियों में धक्के खाता रहा। 6-6 किलोमीटर लंबी मंडियों और सेंटर के बाहर उनकी लाइन लगी रही। देखिए आयुष जी, आज भी किसान का जो धान की भुगतान है, कितने महीने बीत गए? 3 महीने बीतने के बावजूद आज भी धान की पेमेंट सरकारी एजेंसियों पर बाकी है, आज तक पूरी पेमेंट नहीं मिली है। ये बात करते हैं एमएसपी की खरीद की, आप बाजरा ले लो, बाजरा 2150 रुपए एमएसपी रेट है। इन्होंने क्या करा? आज किसान अपना बाजरा 1300-1400 क्विंटल बेचने के लिए धक्के खा रहा है, और सरकार के चेतों ने वही बाजरा 1300, 1400, 1200 में खरीद कर सरकारी एजेंसियों 60-गांठ करके 2150 में बेचा। इसी प्रकार सरसों घोटाला किया, इसी प्रकार धान घोटाला किया, ई बाजरा घोटाला किया। हकीकत में क्या है? सिर्फ फायदा सरकार के चेतों को है या बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनको ये लाभ। ठीक है, कुल मिलाकर के बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसका जवाब अत्रे जी देंगे, लेकिन अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, दहिया जी में आऊंगा। एक कमेंट अमनदीप केसरी जी का, मैं एक सेकंड दहिया जी, अमनदीप केसरी जी। जी, मैं आयुष जी ये कहना चाहता हूँ, जो परवीन जी ने जैसे तर्क दिए, जो समझाने की कोशिश की, उसी में ऐड करूंगा मैं उनसे। पहली बात तो परवीन अत्रे जी ये बता दें, किस कानून के तहत भारत ये संविधान के किसान अपनी फसल बेच नहीं सकता था मंडी से बाहर? वो कानून बताएं, एग्जैक्ट कानून बता दे कि इस कानून में ये लिखा था कि ये। हाँ बताइए। ऐसा है, और दूसरी बात एक्ट है, एपीएमसी एक्ट के अंदर किसान मंडी के अंदर बेच सकता था। अगर एपीएमसी एक्ट मंडी में लगता है, बीच में मत टोकिए। एपीएमसी एक्ट था, इसलिए अगर किसान मंडी से बाहर अपनी उपज बेचता था तो अधिकारी उसको फीस के लिए परेशान करते थे। एपीएमसी एक्ट का फलाना पॉइंट बताइए, यहीं का झूठ पकड़ा गया। आप एग्जैक्ट किसान अपनी फसल सर पॉइंट बताइए, कौन से पॉइंट में लिखा है कि किसान बाहर नहीं बेच सकता? पहला झूठ यहीं पकड़ा गया। दूसरा झूठ मैं इनका ये बताता हूँ, जब ये बार बार कह रहे हैं कि हम दूसरी व्यवस्था बना रहे हैं, जब किसान, आप बताइए पॉइंट से कभी बता, वो दिखा दीजिए। किसान से कभी बात कई बार बात डील हो जाती थी, बेच लेते थे, लेकिन दूसरी बात आयुष जी, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई पैरेलल व्यवस्था, दो व्यवस्था मोदी जी ने बढ़ा दी। एक व्यवस्था मंडी की और दूसरी व्यवस्था इन 3 कानूनों के तहत बना दी गई। तो जब एक व्यवस्था मंडी में एमएसपी मिल रही है, तो दूसरी व्यवस्था में गारंटी देने में क्या दिक्कत है इनको? आप कह रहे हैं ना कि एमएसपी क्यों नहीं बिकेगा? अगर किसान के पास, पहली बात ये समझिए, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने उपज को स्टोर कर पाए, वो ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकता, धान भी खराब हो जाती है, और 80% इस तरह की फसलें हैं जो खराब हो जाएंगी। उसको जो पहली अपॉर्चुनिटी या पहला जो अवसर मिलेगा, वो वहां पर बेचकर अपने। तो अमनदीप जी, एमएसपी तो निर्धारित है ना भाई, तो एमएसपी से कम अगर बाहर वाला खरीद रहा है तो मंडी में बेचे जा करके। क्यों बेच रहे हैं ऐसे लोगों को जो आपको एमएसपी से कम पे दे रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केवल नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो आप भी, कि केवल 23 फसलों में एमएसपी है, 24वीं फसल पे एमएसपी परवीन अत्रे जी बता दे कौन सी पे है। कमाल है क्या? और दोनों झूठे बातें इनकी, और इन्हीं के तर्कों से बताइए, मैंने कोई अपना तर्क ऐड नहीं किया। पहला कानून बता दें, कहां लिखी है लाइन आपके टीवी चैनल पे कि किसान पहले बाहर नहीं बेच सकता था। दूसरा ये बता दें कि ये व्यवस्था, अगर अच्छी व्यवस्था मोदी जी किसानों को देना चाह रहे हैं,
तो इसमें एमएसपी लिखने में क्या दिक्कत है? इस व्यवस्था में भी लिख दो एमएसपी। ठीक है, चलिए इसका जवाब देंगे अत्रे जी। किसान नेता भी हमारे साथ हैं, चूंकि उनसे भी मैं यही बस सवाल पूछता हूं। राजेश दहिया जी, मुझे बताइए, ये एमएसपी को लेकर के बार बार सवाल उठा और आप भी कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के ऐतराज है आप लोगों को। अभी भी तो एमएसपी पर ही आप लोग बेचते हैं, अगर कोई कम दे रहा है तो आप मत बेचिए, वहां पर क्या दिक्कत है? हमें तो सर ऐसा है कि किसान जो होता मजबूर होता है, जैसे कि गजराज जी ने कहा कि आलू 2 रुपए किलो बिकता था और हमें सड़कों पर गिर डालना पड़ता था क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। ऐसे टमाटर हमें अपने पशुओं को खिलाने पड़ते थे, कोई खरीदार नहीं था। अब ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग बता रहे हैं ये, और जो बड़े बड़े अडानी अंबानी हैं, ये हमारी फसल को कम रेट में खरीद के उसको स्टॉक करके और फिर महंगे रेट में बेचेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि गोभी 150 रुपए किलो बिकी है, मटर 320 रुपए किलो बिकी है, आज टमाटर 80 रुपए किलो है, आलू 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये हमारी फसल को थोड़ा हमें उतना पैसा मिल पाएगा। एमएसपी का हम ये कहने का मतलब है कि कम से कम हमारा जो मूल्य लगा हुआ है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें हमारा प्रॉफिट जोड़कर जो हमें सरकार कम से कम मिनिमम प्राइस फिक्स करती है वो तो मिल जाए, क्योंकि वो हमें भावांतर भरपाई योजना का क्या राजेश जी, उसका भी जिक्र किया यहाँ पे अत्रे जी ने, कह रहे हैं भाई भावांतर भरपाई योजना तो है ना जी, भावांतर भरपाई योजना तो है ना आप लोगों के लिए? सर हमारे जो हमारी जो 3 अध्यादेश के नहीं, हमारे लिए वो योजना है सर, वो हमें जो अच्छी योजना नहीं है ना, वो हमें नहीं दे पा रहे। ये हमारे जो किसान हैं उनको परेशानी इस सरकार से इसलिए है कि ये जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने कहा था हम आपको ये देंगे, किसी को टमाटर की योजना नहीं मिली। सर हमें तो सब पता है, हमें तो ऐसा है। राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। चलिए अत्रे जी, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, बाप की बात का जवाब है तो दहिया जी, आपको पता है भावांतर भरपाई योजना? पता है, लेकिन हमें ऐसा है, हम आपकी इतनी योजना आप सुनने को तैयार नहीं रहेंगे। नहीं, दहिया जी से पूछते हैं, दहिया जी से पूछते हैं। गैर साल में आऊंगा, दहिया जी क्या है भावांतर भरपाई योजना, क्या है? आपने जो बीमा योजना करी थी हम उसका ही पता था। पूछिए इनसे क्या है भावांतर भरपाई योजना, पूछिए इनसे। दहिया जी जवाब दीजिए, क्या है भावांतर भरपाई योजना? सर सरजा जी, मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जो हमारी जो बीमा योजना थी उसका क्या फायदा दिया हमारे को? हमारे जो किसान है ये है किसान नेता की सच्चाई, जिसको यही नहीं पता किसानों के लिए कौन कौन सी योजना प्रदेश में है और किसान जिसका लाभ ले रहा है। क्या राजनीति कर रहे हैं बैठ के, यहाँ पे भाषण दे रहे हैं? अरे हमें सारी योजनाओं का पता है, सारी योजना अभी फेल हो चुकी है। आप हमसे क्या पूछना चाहेंगे? आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको हमने सारी सच्चाई बता दी। आपसे हमारा सारा प्रशासन परेशान है, सारे किसान परेशान है आपसे। आप यहाँ आप हमें क्या योजना बताएंगे? आपसे ज्यादा योजना हम जानते हैं, आप हमें बोले देते नहीं है, हम बोलते हैं। चलिए प्रवीण अत्रे जी को हमको बोलने देते हैं, आप एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, आपने बताया हमारा ठीक है, बोलने देते हैं। राजेश दहिया जी, राजेश दहिया जी आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए, अत्रे जी की बात का जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है वो नहीं बोलेंगे, आप मुझे बता दीजिए। अत्रे जी को बताइए भावांतर भरपाई योजना क्या है? हमारी जो एमएसपी है वो कम से वो तो हमें दे दो। अरे भावांतर भरपाई योजना बताइए पहले। अत्रे जी को कुछ पता ही नहीं है, अत्रे जी अपने बीजेपी का राग लाप रहे हैं। मोदी जी, अरे मोदी जी ने तो हमारे देश का नाश कर दिया। अरे आप जब हमने ये बता दिया कि मोदी जी की जो भी योजना है आप क्या सुनाओगे? एक मोहम्मद बिन तुगलक होता था, वो जो योजना चलिए ठीक है, सारी फेल होती थी। ठीक है, अब अत्रे जी से जवाब लेते हैं। अत्रे जी भाई, एमएसपी को लेकर के जो ऐतराज अभी भी वही बरकरार है भाई। अगर इनके मन में डाउट है, वो एक क्लॉज क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? जोड़िए ना भाई, ये खत्म हो। अध्यादेश को लेकर के ये कानून को लेकर के जो ये लोग विरोध है, खत्म करें। अब आयुष एमएसपी पर आ जाते हैं। ठीक है दहिया जी, जानते नहीं इनको कह जरा चुप हो जाए जरा एक मिनट। दहिया जब सुनते हैं, अत्रे जी जवाब दीजिए। लोकदल के प्रवक्ता अगर सवाल इस तरह का उठाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, वो विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्होंने राजनीति करनी है, समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ किसान नेता के तौर पे बैठ के राजनीति कर रहा है, उसको यही पता नहीं है कि प्रदेश में भावांतर भरपाई नाम से योजना है, किसान जिसका लाभ ले रहे हैं। कम से कम किसानों को तो सुन लेने दो। योजनाएं हैं वो सारी फ्लॉप है, दावा कर रहे हो। अरे आपकी जितनी योजनाएं सारी फ्लॉप है, पता लगे, उनको समझ में आए, आप सुन लेने दो उनको। आयुष जो ये बात कर रहे थे कि हमें आलू गिरना पड़ता था, हमें टमाटर गिरना पड़ता था, ऐसा हालात थे प्रदेश में और देश में। सरकार ने इस समस्या को समझा, सरकार एक योजना लेके आई भावांतर भरपाई योजना। उसके अंदर अरे रुक जा 2 मिनट आयुष। उसके अंदर 13 सरकार ने दायरा बढ़ा के 13 उसके अंदर शामिल की, जिनका एक एमएसपी सरकार एक प्राइस फिक्स करती है। जैसे आलू, अगर मार्केट में किसान का आलू उस रेट से कम में बिकता है
तो जो वो उस रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस है वो सरकार पे करती है किसान को। किसान इस योजना का लाभ ले रहा है। ये योजना है वो जिसके बारे में मित्र को जानकारी भी नहीं है। अब मैं दूसरी बात करूंगा। देखिए बार बार मैंने पहले जिक्र किया कि एमएसपी की जो व्यवस्था है, अरे भाई आप चुप हो जाओ, अरे 2 मिनट चुप हो जाओ भाई, 2 मिनट चुप हो जाओ। अब इन्होंने बाजरा का जिक्र किया, सुनिए आयुष, अरे इनको चुप कराइए भाई। अब आयुष ये किसान नेता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि साहब बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। गर्ग साहब मैं आपके पास आऊंगा तब आप देखिए भाई, अब प्रवीण अत्रे जी का समय है, जब आपका समय था मैंने उनको रोका। नहीं एक एक करके सब बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। अत्रे जी कंप्लीट करें, गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं। अत्रे जी यहाँ पे एक बार का जिक्र किया गया कि साहब बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। आयुष इनसे पहले ये पूछिए हमारी सरकार से पहले कौन सी सरकार थी जो बाजरा खरीदती थी? कांग्रेस ने तो कभी बाजरा खरीदा ही नहीं है, सरसों खरीदा ही नहीं है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2003 में जरूर खरीदा, उससे पहले उन्होंने भी कभी नहीं खरीदा। और हमने 6 लाख मीट्रिक टन बाजरा एमएसपी पे इस सरकार ने इस सीजन में खरीदा है। इस सीजन में 6 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे 2150 पे। उससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं खरीद लिया? कांग्रेस ने सरसों एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद लिया? ये वो सरकार है जो एमएसपी पे। प्रवीण अत्रे जी मुझे बताइए, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी अगर आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो किसानों के मन में ये डाउट क्यों है? ये डाउट क्यों है और क्यों सड़क के ऊपर है? भाई सारे किसान तो मैं नहीं मान सकता हूं ना कि राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, हो सकता है कि उसमें घड़ा हो ऐसा, लेकिन सारे तो नहीं भाई। किसान अगर परेशान है तभी सड़कों के ऊपर है। ये डाउट क्यों है किसान के मन के अंदर? मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है, पहले दिन तो किसान को ये बात कह के डराया गया कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। जब एमएसपी पे खरीद हो गई, मंडी सुचारू रूप से चलती रही, ये डर किसान का खत्म हो गया। अब एक नई बात बीच में लेके आनी शुरू कर दी। लगातार करते हैं, ये कहते हैं कि कृषि कानून जो है काले बिल है। इनसे ये पूछिए कि इन बिलों में ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको काले कानून लगती है? और अगर आपको लगती है, जब विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा करने का विषय आया था तो आप चर्चा छोड़ के बाइकआउट करके क्यों भाग गए थे? आपने चर्चा क्यों नहीं की उस वक्त? वहां पे विधानसभा होती किस लिए है? आपको वहां पे चर्चा करनी चाहिए थी, आपको वहां बताना चाहिए था, लेकिन कहने के लिए कुछ था नहीं। हुड्डा साहब जो है चर्चा से भाग गए, बाइकआउट कर दिया। ये आप समझिए राजनीति क्या हो रही है। और जो आप किसान नेता की बात कर रहे हैं आयुष, इस वक्त हरियाणा के अंदर किसानों के नाम पे वो लोग नेता बन के राजनीति कर रहे हैं जो चुनाव लड़ने के ख्वाब पाले हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि किसानों को बरगलाओ, झूठ बोलो। अभी साहब क्या कह रहे थे कि साहब मोदी जी जो हैं हम सत्ता बदल देंगे। अरे साहब किसान तो अभी चुनाव में अपना मैंडेट दे चुके हैं मोदी को। चुनाव बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुके हैं, गुजरात के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त करवा चुके हैं, यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा चुके हैं। वहां पे किसान नहीं है क्या? आपके ठीक है। अब मैं इसका जवाब देता हूं। बजरंग दास जी भाई, चर्चा से क्यों भाग गए? किसानों की चिंता इतनी है तो चर्चा तो करते विधानसभा के अंदर, बाइकआउट क्यों कर दिया आप लोग? वॉकआउट क्यों किया आप लोगों? किसानों की चिंता थी तो भाई चर्चा करनी चाहिए थी। आयुष जी मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां 3 कृषि कानून की बात थी, लोकसभा के अंदर किसी प्रकार की बहस नहीं हुई। स्पष्ट कहा गया कि कोरोना महामारी है, कोई बहस नहीं होगी। जहां विधानसभा की बात अत्रे जी तो हंस देते हैं, अपनी बात को कह कर झूठ बोल के लोगों को जता चाहते हैं। पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कितनी इन्होंने कहा समांतर वाहन योजना की ये बात करते हैं, कितने हमसे तो सवाल बाद में कीजिएगा। ये इनको बोलना पहले गुलाम नबी जी के सवाल का जवाब दे दो। अत्रे जी ठीक है, नहीं अत्रे जी अब भाई अब गर्ग साहब की बात को सुन, आपके एमपी उपस्थित नहीं होते। अब गर्ग जी की बात को सुन लेते हैं। अत्रे जी अब गर्ग जी की बात को सुनते हैं। गर्ग जी की बात को सुन, चुप कराओ। जी वो चुप हो गए। गर्ग साहब अपनी बात रखें बीच में। जी अपनी बात रखें। ये बार बोलते भावांतर समान योजना की बात करते हैं। इसे क्यों पूछिए कितने टमाटर गोभी एक कितना इन्होंने 5% किसान को भी आलू की भरपाई, टमाटर की, गोभी, किसी सब्जी की भरपाई करी हो तो मैं गुनाहगार। ये बात करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात ये कहते हैं भाई विधानसभा छोड़ो, अत्रे छोड़ो। आज पूरे आज देश और प्रदेश का किसान झूठ बोलते हो। झूठ बोलने से आपने समझ लिया कि आप मैं बता दूं, किसान पीपली के अंदर देखो लोगों ने
लोगों ने टमाटर खेतों के अंदर इतने साल और आपने ये किया क्या आलू किसान के लिए? उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। शर्म आनी चाहिए। 2006 से 2014 तक आप सत्ता में थे। आपने क्या किया? आपने उस वक्त आपने हुड्डा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिस कमेटी की जिम्मेवारी थी सिफारिशों को लागू करवाना। हार को भी जीत मानते हो। आप तो बड़ौदा में बुरी तरह हार गए, फिर भी आप हम तो जीतते हैं जी। अरे गर्ग साहब, भाई देखिए, अब आप बड़ौदा का जिक्र करेंगे तो फिर वो बिहार का भी जिक्र करेंगे, फिर वो जो है गुजरात का भी जिक्र करेंगे, उत्तर प्रदेश का भी करेंगे, फिर वो कहेंगे हम तो वहां जीते, तो वहां तो हमारे ऊपर किसानों ने मोहर लगाई। भाई किसान तो उन प्रदेशों के अंदर भी है ना, तो थोड़ा चुनावी बातों से बाहर रहते हैं। मुझे बताइए भाई, हल क्या है इसका? आप कह रहे हैं कि गलत है, वो कह रहे हैं कि सही है, किसान सड़कों के ऊपर है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर अच्छी हैं। अब कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका क्या समाधान है? बहुत छोटा छोटा कमेंट करिए क्योंकि अब समय नहीं मेरे पास। गर्ग साहब बहुत जल्दी से कंप्लीट करें। आयु जी, मेरी एक स्पष्ट बात है, सरकार को किसान की तरफ देखना चाहिए। जो फल है, सब्जी है, सब्जियों का रेट जो है, जैसे आज आपके सामने टमाटर क्या भाव बिक रहा है, आलू क्या बिक रहा है, गोभी क्या बिक रही है, धनिया 300 किलो धनिया बिक रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है किसान को ज्यादा नहीं, जो रेट आज मार्केट में उसका आधा रेट तो मिलना चाहिए। ऐसा कानून सरकार बनाए भाई, जो किसान की फसल है, जैसे जो ठीक है गर्ग साहब, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, यही जरूरी है। अमनदीप केसरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, अमनदीप केसरी जी। एक एमएसपी का कानून, चौथा कानून बनना चाहिए। ठीक है, अमनदीप जी। मैं फिर से प्रवीण अत्रे जी की बात से आपको पॉइंट बताता हूँ। प्रवीण अत्रे जी ने अपनी पीठ थपथपाई कि भाई बाजरा एमएसपी पे हमने खरीदा। बाजरा सरकार ने, हमारी सरकार ने खरीदा या इंडियन नेशनल लोकदल ने खरीदा था? तो प्रवीण अत्रे जी से ये पूछिए कि जब सरकार, अरे सुन तो लो, 1999 में नहीं खरीदा, 2001 में नहीं खरीदा, 2002 में नहीं खरीदा, आंकड़े चेक कर लो जाके। आपने 2003 में खरीदा था। मैंने क्या बोला? अत्रे जी सुनेंगे, अत्रे जी सुनते हैं, अमनदीप केसरी जी की बात को सुनते हैं, अमनदीप केसरी जी की बात को सुनते हैं। अत्रे जी आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड, अमनदीप जी कंप्लीट करें। ढंग की बात अत्रे जी ने सुननी नहीं होती। आप इनसे ये पूछिए कि जब सरकार बाजरा नहीं खरीदती, क्या किसान का बाजरा एमएसपी में बिकता है? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किसान एमएसपी क्यों डिमांड कर रहा है। ये पूछिए इनसे, जब सरकार नहीं खरीदती क्या एमएसपी में बाजरा बिकता है? और अगर बिकता है तो फिर ये पीठ अपनी क्यों थपथपा रहे थे कि हमने भाई खरीदा है? फिर तो उसका पहले भी बिक रहा था। पूछिए इनसे। इसलिए एमएसपी की डिमांड करता है किसान कि भाई अगर सरकार नहीं खरीदेगी किसी फसल को तो उसकी फसल एमएसपी पे नहीं बिकती, उससे कम पे बिकती है। और ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी जी एमएसपी से ज्यादा देंगे आपको। कैसे सोच ला किसान ये बात? कोई मूर्ख थोड़ी है किसान। प्रवीण अत्रे जी किसान नहीं है, वो तो बैठे हैं पंचकुला चंडीगढ़ में राजनीति चमका रहे हैं। जो खेत में खून पसीना प्रवीण अत्रे जी देखिए बताएंगे, वो किसान भाई, किसान का कनेक्शन बताएंगे प्रवीण अत्रे जी बहुत जल्दी से। अब समय नहीं है। ठीक है, ठीक है अमनदीप जी, देखिए समय की कमी है मेरे पास, मैं जवाब ले लेता हूँ। अमनदीप को बता दूं, जैसे अमीन भाई तू अंबाला में रहता है, ऐसे मैं पंचकुला में रहता हूँ। मेरी जमीन भी पेवा में है जिसके ऊपर खेती होती है, और तेरी अपने गांव में है मोड़ा में, उस केसरी में उसमें खेती होती है। एमएसपी वाली बात का जवाब दें बहुत जल्दी से अत्रे जी, एमएसपी वाली बात का जवाब दें भाई। अगर एमएसपी पर अगर आप नहीं खरीदेंगे तो क्या एमएसपी पर नहीं बिकेगा? मैं बताता हूँ आयुष, देखिए ऐसा है, इसीलिए मैंने जिक्र किया था। हरियाणा में जो मुख्य फसलें हैं, धान, गेहूं, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी। धान और गेहूं जिसको एमएसपी पे केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार पैसा देती है। लेकिन बाजरा, सरसों, सूरजमुखी ये वो फसलें हैं जिसको हरियाणा प्रदेश के अलावा क्या कोई एमएसपी पे खरीदता है? राजस्थान सरकार खरीदती है, सरकार के अलावा क्या खरीदता है कोई एमएसपी पे? कांग्रेस ने कभी खरीदा नहीं। अमनदीप जी की सरकार ने 2003 में खरीदी है, ना तो 1999 में खरीदी, ना 2001 में खरीदी। चलिए एक फाइनल कमेंट दहिया जी से, बस मेरे पास समय नहीं है। दहिया जी सिर्फ आंदोलन का रास्ता है, दहिया जी सिर्फ आंदोलन का रास्ता है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। चलिए अब एक कमेंट, बस फाइनल कमेंट, अब समय नहीं है मेरे पास। आप सभी लोग को मैंने समय दिया। दहिया जी सिर्फ आंदोलन, और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक आप लोग का आंदोलन होगा। दहिया जी जैसे अत्रे जी बोल रहे हैं ना, आप बोलिए सर। दहिया जी आर पार की लड़ाई होगी इस बार, या आपको लग रहा है कि कोई बातचीत से भी रास्ता हो सकता है, निकल सकता है? किसान तो एक बहाना है, ऐसा है सर, हमारी जो लड़ाई है वो आर पार इसलिए होगी क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ये कभी मंडियों में नहीं आते, ये वहीं बैठ के आंकड़े लिख देते हैं और आंकड़े बोल देते हैं।
हमारे देखो, मैं हम अभी इनको सोनीपत कोई से बिलोंग पूछेगा करते हैं, मंडियों में सोनीपत नहीं की आते। जितनी मंडिया है अरे उसमें भाई, जो आप मेरा बाजरे की बात व्यक्तिगत करते हैं वो भी कह रहे हो, एमएसपी सरकार नहीं की बिक बात रहा कर रहे हो, है, सरकार की पूरा बात बिक कर भी रहे नहीं हो, रहा है। कृषि मंत्री, जितना मुख्यमंत्री जी जितना किसान का, लगातार मंडियों अरे में मुझे नजर बोलने आते दोगे थे, नहीं बोलने दोगे, लगातार सोशल आप मीडिया मुझे पे बोलने वीडियो दोगे नहीं क्या? बनाते हैं। इसके बाद आप अत्रे जी क्या आपने बोलते हो ठेका कि लेके बोलने मंडियों में का नहीं आते? हमारा क्या जो करते हो बाजरा आप? हुआ है आप फटाफट कम से फिर कम रहा किसान नेता हो है, तो किसान कम का से कम बाजरा सच्चाई जो का है प्रयास वो करो भी भाई। पूरा सरकार खरीद नहीं पा रही है। एमएस की बात छोड़ो, हम सिर्फ इतना मुझे चाहते एक हैं बात सरकार बताइए से कि कि जो हमारी आपकी बार कॉस्ट बाजरा आती कितना है उस आया? कॉस्ट में टोटल हमारा बाजरे की प्रॉफिट जोड़ के हमें आवक कुछ जो का है वो प्रॉफिट। 6.95 लाख टन मीट्रिक टन थी। जो अरे भारत सरकार जी ने आप तो लिया। आंकड़े लेके कितनी बैठे हो, कोई आवक थी मंडी वो में आए हो सरकार क्या ने आप? ली? अत्रे क्या साहब बात कोई है? मंडी में आए हो क्या? बताइए। सोनीपत की कि मंडी जो में आके देखो आप, बाजरा बाजरा पूरा खरीद नहीं पा रहे हैं। पंजाब से लाके हरियाणा में बेचते थे, आपको उनका नहीं 8 बिका। क्विंटल पर एकड़ बोलते उनका हैं तो नहीं उससे बिका। ज्यादा हो वो जाए तो क्या झूठ करेंगे यहाँ बताते थे पे? किसान के नाम आप पे, तो किसान आंकड़े के नाम देखते पे हैं कोई और झूठ आंकड़े नहीं बोल बोलते हैं यहाँ पर। इसलिए तकलीफ है आप आपको। किसी को बोलने नहीं देते, ऐसे आयुष सरकार नहीं होता चलती। है कि ऐसा किसान के है नाम अत्रे पे जी, कुछ अगर लोग इतना ही लूट बढ़िया होता तो मचाते फिर थे। आंदोलन क्यों करते पंजाब किसान? से, क्यों राजस्थान सड़कों पे से, आते हैं? चलिए अब आप लोग क्यों की यहाँ बातों के बैठते हैं साथ यहाँ मुझे पे? चर्चा यही समाप्त करनी होगी, समय नहीं है मेरे पास। ऐसा ठीक है है, आयुष जी, राजेश हमारा दहिया जी बहुत आंदोलन शुक्रिया, चलेगा। अमनदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हरियाणा बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसानों की अपनी मांगे और इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो अपने राशन पानी के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं और जहां सरकार उनको रोकेगी वहीं पर बैठकर यह आंदोलन होगा। अब देखना यह है कि सरकार इसका रास्ता कैसे निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।